हेलो एवरीवन, आनंद राज लिमिटेड कंपनी और आज के दिन यानी कि वन डे के अंदर में 3.79% का यहाँ पे गिरावट है। तो आनंद राज एक रियल एस्टेट की कंपनी है। तो इस कंपनी का बेसिक अबाउट समझते हैं, बिजनेस मॉडल समझते हैं। आनंद राज प्राइमरीली मेन जो काम है रियल एस्टेट डेटा सेंटर का काम है, क्लाउड सर्विसेज कंपनी। हिस्टोरिकली इट वाज रियल एस्टेट डेवलपर बट इट इज़ नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थ्रू डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज, जो अभी मेन काफ़ी डिमांडिंग है एंड पॉपुलर है। तो इसकी वजह से इस स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल समझेंगे, पूरा एग्जामिन करेंगे इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसका जो कितना कर्जा है या नहीं है। तो उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा इसकी कंपनी के अंदर में कितना नेगेटिव पॉइंट है या फिर कितना पॉजिटिव पॉइंट है। तो वीडियो को एंड तक आप क्लियर हो जाएगा, ताकि क्या स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि इस तरीके से कुछ चलता है तो आप गिरावट में यहाँ पे बाय वन डिप कर सकते हैं। जब तक कोई भी अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको डिटेल अगर पता नहीं रहेगा, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका काम क्या है, उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, तब तक आप गिरावट में बाय ऑन डिप नहीं कर सकते। तब जाके असली क्या है ना, गिरावट में जब बाय करेंगे तभी जाके स्टॉक मार्केट में आप एक्चुअली प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा इसका कंपनी का काम के बारे में, थोड़ा डिटेल समझते हैं। कंपनी का जो काम है, यहाँ पे देखो, सेल अपार्टमेंट है, सेल अपार्टमेंट, विलास, प्लॉटेड डेवलपमेंट, टाउनशिप एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद में प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन एनसीआर दिल्ली, गुरुग्राम रीजन, और इसके अलावा भी और सा कुछ काम है। हाँ, आप समझते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट लिसनिंग, यहाँ पे ऑफिस कॉम्प्लेक्स है और आईटी पार्क्स है और शॉपिंग मॉल्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग, और इसके अलावा भी और कुछ है। रेवेन्यू सोर्सेज जो इस कंपनी का आता है, रेंटल इनकम फ्रॉम लिस्ट प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्टीज, मेंटेनेंस एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट चार्जेस, लॉन्ग टर्म कमर्शियल लीज एग्रीमेंट। तो कंपनी को यहाँ से थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके अलावा डेटा सेंटर, डेटा सेंटर के बारे में समझते हैं। द कंपनी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इज डेटा सेंटर थ्रू इट इज़ द क्लाउड सब्सिडरी। और बिजनेस मॉडल थोड़ा सा आगे समझते हैं। बिजनेस मॉडल, build data center infrastructure, rent server space and enterprises, and provide power, cooling, connectivity and security, earn यहाँ पे मंथली रेवेन्यू जनरेट करता है इस कंपनी। इस कंपनी का और एक पॉइंट है रेवेन्यू मिक्स, जो यहाँ पे रियल एस्टेट सेल्स है ना 96% यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है और रेंटल एंड सर्विसेज से 4%। तो यहाँ से आप समझ सकते हो इस कंपनी जो प्रॉपर जो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है वो है रियल एस्टेट से। तो रियल एस्टेट थोड़ा सा क्या होता है, रिस्की वाला कंपनी होता है। तो चलिए आगे और सारा टूल्स पैरामीटर समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप है 20,000 करोड़, ताकि आप इसको मिड कैप स्टॉक्स बोल सकते हो। और इस कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस है 570 रुपीज़, उसका शेयर प्राइस कितना महंगा या सस्ता है वो कैसे समझते हैं, स्टॉक पी यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो तो 37 है। इंडस्ट्री पी अभी कितना है, 27 है। तो थोड़ा सा इंडस्ट्री पी के कंपेयर में थोड़ा सा ऊपर है। और मैं मानता हूं कि डिमांडिंग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दो। कंपनी का और टूल्स पैरामीटर समझते हैं। कंपनी का कर्जा है 20,000 करोड़ की कंपनी के हिसाब से कर्जा 681 करोड़। तो कंपनी का कर्जा कर इक्विटी में समझते हैं 0.12, तो यानी कि 0.5 से भी कम है। तो कंपनी का कर्जा ना के बराबर। और कंपनी का रिजर्व काफ़ी तगड़ा है, 5,000 करोड़, 5,700 समथिंग करोड़। तो काफ़ी रिजर्व काफ़ी तगड़ा है कि कंपनी का बुरा वक्त में रिजर्व बहुत ज़्यादा काम आता है। और कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है 21% और प्रॉफिट ग्रोथ 30%। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी मुझे बिल्कुल सही लगा, लेकिन कंसिस्टेंसी है कि नहीं वो थोड़ा डिटेल में जाके समझेंगे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न 57% है और इसका प्लेज परसेंटेज 0 है, यानी कि ये मुझे थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा। और साथ में 50% के ऊपर लगा। तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न कंसिस्टेंसी है या नहीं है वो आगे समझते हैं। और कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, तो एक डिसेंट जो है 10% लेके मैक्सिमम 20% तक डिसेंट होता है। साथ में कंसिस्टेंसी भी सब चीज़ का देखना जरूरत होता है। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26%, जो काफ़ी बेहतरीन है। चलिए आगे समझते हैं। कंपनी का यहाँ पे सालाना ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ समझेंगे। सालाना नहीं है, थोड़ा सा 10 साल 5 साल 3 साल का। तो सेल्स ग्रोथ सबसे पहले समझते हैं। 10 ईयर 19%, 5 ईयर 59% और 3 ईयर 38% और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ 22%। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी है और ग्रोइंग भी है। ये मुझे काफ़ी प्लस पॉइंट लगा, पॉजिटिव लगा। जब
गिरावट में इन्वेस्ट करने में है ना, ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव देता है। कोई भी शॉर्ट टर्म में कंपनी क्या होता है, सेल्स तो ग्रोथ कर देगा, लेकिन उसको सालों साल ग्रोइंग रखना ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे ग्रोइंग मुझे काफ़ी सही लगा। इसका ये मतलब नहीं आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दो, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली डेटा पर्पस, आई मीन जो डेटा है वही तरीके से बता रहा हूँ, जस्ट ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए। और प्रॉफिट ग्रोथ समझते हैं, 10 ईयर 21%, 5 ईयर 120% और 3 ईयर 54%, ट्रेलिंग 12 मंथ 30%। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी जबरदस्त है, सेल ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी जबरदस्त है। और आगे टूल्स पैरामीटर समझते हैं, उसके बाद आपको डिसाइड कीजिएगा कि कंपनी के कितना परसेंटेज, यानी कि 80% या 90% क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे समझते हैं। लॉस में यहाँ पे समझते हैं सेल्स ग्रोथ और उसके बाद में ओपीएम, इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट और ईपीएस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखते हैं। मार्च 2015 में 484 करोड़ और अभी मार्च 2026 में 2500 करोड़ समथिंग। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बैक टू बैक यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंक्रीज हुआ है सेल्स ग्रोथ। और कंपनी का ओपीएम देखते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ओपीएम क्या होता है कि 100 रुपये का माल हुआ, अगर बेच रहा है तो कितना बेचेगा, 100 रुपये में थोड़ी बेचेगा, यहाँ पे खर्चा वगैरह सब मिला के 100 रुपये हुआ, तो बेचेंगे तो 120 रुपये में। तो यहाँ पे 20 रुपया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और 20% जो होता है एक डिसेंट होता है। तो यहाँ पे 52% जो काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी बेहतरीन है। साथ में देखेंगे कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी इतना ज़्यादा नहीं है, 32%, 30%, 23%, एक 20% से ऊपर डिसेंट है। तो यहाँ पे लगभग देखेंगे 20% से हमेशा ऊपर है ऑलमोस्ट, तो काफ़ी मुझे सही लगा। और नेट प्रॉफिट 142 करोड़ 2015 में था और अभी कितना 557 करोड़। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बैक टू बैक बढ़ा। इस कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी कभी हुई नहीं है। तो कंपनी का ईपीएस भी यहाँ पे बैक टू बैक बढ़ा है, पहले 4 रुपीज़ 82 पैसा था और अभी यहाँ पे 15 रुपीज़। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी जबरदस्त है, साथ में ओपीएम भी जबरदस्त है। और इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी ने जो कर्जा लिया है उसका इंटरेस्ट चुकाता है। तो पहले 55 करोड़ इंटरेस्ट चुका रहा था और अभी यहाँ पे 12 करोड़, यानी कि कंपनी का कर्जा भी यहाँ पे काफ़ी रिड्यूस किया है, कम किया है, तभी तो जाके इंटरेस्ट इतना कम हुआ है। लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था, कब आया था, 11 मई 2026 को आया था, अभी जो रिसेंटली लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि मार्च 2026 को आया था। तो यहाँ पे समझेंगे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और ईपीएस। तो लेटेस्ट क्वार्टर का जो सेल्स था वो 647 करोड़ और लास्ट ईयर कौन सा है, मार्च 2025, लास्ट ईयर का सेल्स था 541 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स यहाँ पे 20% से ग्रोथ हुआ है, तो एक डिसेंट ग्रोथ हुआ है। और लास्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर 2025 लास्ट क्वार्टर का सेल्स कितना था, 642 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये हुआ ईयर ऑन ईयर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, 642 647 थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है। और नेट प्रॉफिट समझते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर नेट प्रॉफिट हुआ 159 करोड़ और लास्ट ईयर 119 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट हुआ है 24% से नेट प्रॉफिट हुआ है, तो ठीक है, एक डिसेंट है। और क्वार्टर लास्ट क्वार्टर कितना था, 144 करोड़, तो थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है। तो ठीक है, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे एक डिसेंट सा ग्रोथ हो रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर हुआ है तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट मेरे सबसे बेहतरीन आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे समझने की कोशिश करता है, क्योंकि कंपनी का जो है ऑपरेटिंग करता है कौन, प्रोमोटर। तो प्रोमोटर का हिस्सेदारी समझेंगे, एफआईडीआई का हिस्सेदारी समझेंगे। और प्रोमोटर 2023 में 63% और अभी 2026 में 57%। तो यहाँ पे 50% से ऊपर हमेशा मेंटेन किया हुआ है और साथ में कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं एक होल्डिंग रखा है, क्योंकि इस कंपनी को चलाएगा प्रोमोटर, या तो कंपनी को आगे लेके जा सकता है या तो फिर डुबाएगा भी प्रोमोटर। जिस दिन समझ जाइएगा कि प्रोमोटर बैक टू बैक माल बेच रहा है और पब्लिक का होल्डिंग, आगे बताता हूं आपको, एफआई एंड डीआई का बताता हूं उसके बाद में। एफआई का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एफआई का है तो 2023 में 10.64% और अभी 10.88%। तो ठीक है, एक कंसिस्टेंसी होल्डिंग मेंटेन किया हुआ है, यानी कि एफआई का भी इस कंपनी के ऊपर डेफिनेटली भरोसा है, तभी जाके 10% से ऊपर होल्डिंग रखना कोई आसान और ईजी बात नहीं है। और डोमेस्टिक 0.56% और अभी यहाँ पे 4.83%। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेक पहले से बढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे, यानी कि दिसंबर 2025 में 5 पॉइंट से थोड़ा सा रिड्यूस किया है, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टर भी थोड़ा सा रिड्यूस किया है, आप थोड़ा सा देखिए, बट थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसके कंपेयर में यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। ओवरऑल यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे काफ़ी सही लगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जिस दिन प्रोमोटर का हिस्सेदारी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिरता जाएगा, डीआई का भी, एफआई का भी धीरे धीरे पैटर्न यहाँ पे हिस्सेदारी थोड़ा सा घटता जाएगा, और डोमेस्टिक की अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे धीरे धीरे घटता जाएगा और पब्लिक का होल्डिंग बढ़ता जाएगा, तो उस दिन उस कंपनी से आप निकल जाइएगा, बहुत डेंजर हो सकता है। बैलेंस शीट समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बिना मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। कंपनी का रिजर्व और 4000 करोड़ समथिंग और अभी यहाँ पे 5000 करोड़। तो कंपनी का रिजर्व हमेशा तगड़ा रहा है। और कंपनी का कर्जा 1356 करोड़ हुआ करता था और अभी यहाँ पे कर्जा बैक टू बैक देखो, कर्जा यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। अच्छे कंपनी का यही निशानी होता है। और कंपनी का कैपेक्स, हर बार कंपनी कैपेक्स कर रहा है और कंपनी का टोटल एसेट भी बढ़ रहा है। पॉजिटिव लगा, प्लस पॉइंट लगा।
पॉइंट हो जाता है कैश फ्लो। तो नेट कैश फ्लो कंपनी का एक टाइम पे काफी मतलब कम हुआ करता था, माइनस में हुआ करता था। अभी यहाँ पे 2023 से बैक टू बैक यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास कैश अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। तो पॉजिटिव पॉइंट लगा बिल्कुल मुझे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पी यहाँ पे लो लेवल में आया था, तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दिया, इसके लिए अभी थोड़ा सा हाई पी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर पी है ना, यहाँ पे पी अगर वापस ये लेवल में आता है, ये लेवल में आता है, ये लेवल में आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बाय वन डिप करना चाहिए डेफिनेटली। 5 डे के अंदर में 7% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 मंथ के अंदर में 1.86% पॉजिटिव रिटर्न, और 6 मंथ 12% रिटर्न। और 6 मंथ का यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न दिया 13% का, और फिर से यहाँ पे गिरावट है 16%। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि देखो, जब शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे दे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग के पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट का पैसा अगर निकल जाए ना बैक टू बैक, तो थोड़ा अच्छा रहता है। स्टॉक मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। मैं अभी क्या स्ट्रेटजी करता हूँ, यहाँ पे नीचे लेवल में हमेशा बाय करता हूँ और टॉप लेवल में हमेशा सेल करता हूँ। तो आप भी ये तरीका अपना के देखिएगा, या आपको अगर सही लगे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और उसके बाद में यहाँ पे देखो फिर से रिटर्न दिया, यहाँ पे कितना 14-15% का, और फिर से यहाँ से गिरा कितना 27%। देखो यही चीज़ है 27%। तो आप बताइए, जब 27% गिरता है, आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बाय करते हैं, तो जब नीचे गिरता है तो यहाँ पे क्या आपको बाय करने में कॉन्फिडेंस आता है? तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको सारे क्वालिटी पता रहेगा, उसका सारा पॉजिटिव पॉइंट और सारा नेगेटिव पॉइंट तो जब रहेगा, पता चलेगा आपको, तो तब यहाँ पे गिरावट में आप बाय करेंगे। आपको सोचिए, जैसे कि गोल्ड का वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये से घटकर अगर 60 रुपीज़ हो जाए, तो आप तो दबा के गोल्ड बाय कर लेंगे ना। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी के बारे में आपको पता है। तो यहाँ पे भी मुझे इसका क्वालिटी के बारे में, मैं इस स्टॉक्स की एक्चुअली बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मुझे इस स्टॉक्स के सारे क्वालिटी के बारे में मुझे पता रहता है। तो जब मुझे 27% डिस्काउंट में मिलता है, ये जो मैं टॉप में सेल किया था ना, फिर मैं क्या करूंगा, पूरा क्वांटिटी मैं यहाँ पे दबा के बाय करूंगा। और फिर शॉर्ट टर्म में जैसे ही रिटर्न देता है, शॉर्ट टर्म में कैसे रिटर्न था, यहाँ पे देखो फिर से रिटर्न दिया 37%। यही तो मैं बताना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल 30 मार्च से लेकर 7 मई तक कितना 37% का। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल करूंगा मैं। फिर उस पैसे को, कैश को मैं क्या करूंगा, होल्ड करूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे लगाने के लिए मैं वेट एंड वॉच करूंगा। और फिर से गिरावट होगा कितना परसेंट, यहाँ पे 13% का गिरावट होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाय करूंगा। तो इसी तरीके से पैटर्न चलता है। लेकिन आगे समझते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में कैसे दिया। ईयर टू डे में 2%, और 1 ईयर में यहाँ पे देखो माइनस में। देखो स्टॉक मार्केट कुछ गिरता है, फिर से चढ़ता है, फिर से गिरता है, फिर से थोड़ा चढ़ता है, फिर से गिरता है, फिर से थोड़ा चढ़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस करना आना चाहिए। थोड़ा सा नॉलेज जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा, आप स्टॉक मार्केट से उस तरीके से पैसा कमाते जाएंगे। यहाँ पे मुझे 5 साल का चार्ट पैटर्न मुझे थोड़ा सा सही लगा, लेकिन यहाँ पे बैक टू बैक गिरा। अभी क्या, लास्ट 2-3 साल से जियो पॉलिटिकल कंडीशन और ट्रम्प चाचा की वजह से थोड़ा इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन सही नहीं रहा। पूरा वर्ल्ड को अगर उजाड़ के रखा है एक ही है, वो है ट्रम्प चाचा। एक ट्वीट भी कर देते हैं तो यार सब कुछ गिर जाता है। एक तो टैरिफ लगा के इंडिया को थोड़ा सा वाट लगा दिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर में अगर क्वालिटी में, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी में दम रहा, तो इंडिया के अंदर में अभी डेवलपमेंट होना बहुत बाकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिस कंपनी में अभी भी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सही रहेगा, तो वहाँ से कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है ना, उसका कारोबार भी समझना है कि इसका सारा कारोबार इंडिया के अंदर में, और इसका सारा रेवेन्यू इंडिया के अंदर में से जनरेट होता है, तो फिर उस कंपनी बैक टू बैक रिटर्न देता रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर कंडीशन देखेंगे, तो ट्रम्प चाचा ऐसा, यूएस ऐसा है कि पूरे कंट्री, सब कंट्री के ऊपर में कुछ ना कुछ यार कंट्रोलिंग रहता है यार। पता नहीं, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड के अंदर में कोई अगर बॉस है ना, तो वो है ट्रम्प चाचा। क्योंकि एक छोटा ट्वीट की वजह से भी यार पूरा इंडियन मार्केट, मतलब इंडियन मार्केट का, ऑल ओवर कंट्री का मार्केट पूरा क्रैश करा देता है। और फिर कुछ पॉजिटिव ट्वीट कर देता है, तो फिर यार बूम हो जाता है, जबरदस्त रिटर्न दे देता है। तो इसलिए टॉप में क्या करना है, सेल करना है। और नीचे लेवल में जब गिरावट हो और साथ में लॉन्ग टाइम थोड़ा कंसोलिडेट हो, तो वहां पे बाय करना है। मंथली यहाँ पे रिटर्न देखते हैं, जून में, अप्रैल, मार्च, फरवरी, मतलब 2025 से लेकर या 2026 तक हर मंथ का रिटर्न है। तो अभी लास्ट से देखते हैं, यहाँ पे सितंबर 2025 में यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न दिया, बिल्कुल पॉजिटिव रिटर्न दिया। और उसके बाद में बैक टू बैक 1, 2, 3, 4 मंथ तक, यानी कि अक्टूबर 2025 से लेकर जून 2026 तक यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दिया। और उसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिया फरवरी 2026 में, यहाँ पे देखो पॉजिटिव रिटर्न दिया। और उसके बाद में मार्च 2026 में भी यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिया। उसके बाद में जो अप्रैल मंथ से लेकर जून मंथ तक यहाँ पे देखो कितना बैक टू बैक रिटर्न दिया। 20% का एक महीना में रिटर्न दिया अप्रैल मंथ में, और उसके बाद में 5% रिटर्न दिया मई मंथ में, उसके बाद में 10% रिटर्न दिया जून मंथ में। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब ये स्टॉक्स गिरे ना बैक टू बैक, तो यहाँ पे गिरे और साथ में थोड़ा कंसोलिडेट करे, वहां पे बाय करना चाहिए। तो ये सब सारे डेटा मैं चेक करता हूँ, क्रॉस करता हूँ। ये जब गिरता है ना और कंसोलिडेट करता है ना, तो वहां पे मैं थोड़ा सा दबा के बाय करता हूँ। तभी बाय करता हूँ जब इसका क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी मुझे पता हो। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छे स्टॉक भी 50% गिर जाता है, कुछ नहीं बोल सकते हो। लेकिन इसीलिए मैं एक रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करता हूँ, मैं डाइवर्सिफाइड सेक्टर के अंदर में इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, डेटा सेक्टर हो गया,
और उसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर हो गया और सेमीकंडक्टर सेक्टर हो गया। तो सभी सेक्टर के अंदर मैं दो स्टॉक्स मैं उठाता हूँ, ठीक है ना। दो स्टॉक्स क्या होता है, एक मिड कैप स्टॉक्स होता है और एक स्मॉल कैप स्टॉक्स होता है। मैं अभी इस एज में थोड़ा रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो हमेशा, ठीक है ना, टॉप लेवल में बाय करता हूँ और नीचे गिरता है, सॉरी, टॉप लेवल में सेल करता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं उल्टा करता था, टॉप लेवल में बाय करता था, लेकिन यहाँ पे टॉप लेवल में हमेशा कुछ क्वांटिटी, ठीक है ना, सेल करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी स्टॉक्स में मिनिमम 3 से लेकर 5 साल तक तो मैं डेफिनेटली होल्ड करता हूँ। एक टाइम आएगा मेरा पोर्टफोलियो मैं आप लोग को शेयर करूंगा। बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी मैं हमेशा बोलता हूँ, यूट्यूब के अंदर कोई नहीं बोलता है। तो अच्छा क्वालिटी स्टॉक में आप जब तक बाय ऑन डिप नहीं करेंगे तब तक स्टॉक मार्केट से आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते हो। और एक चीज बताऊं, ये जो आज के टाइम में बताते हैं एसआईपी, ठीक है, तो आपका एसआईपी यहाँ पे बाय हो रहा है कि यहाँ पे बाय हो रहा है कि यहाँ पे बाय हो रहा है, वो तो आपको पता नहीं चल रहा है ना। आप अगर प्रॉपर इंडिविजुअल सिंगल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आपको जब पता है कि भाई यहाँ पे 20% का अभी डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आप बाय, क्या बोलेंगे कि यहाँ पे और नीचे नहीं जाएगा, क्या गारंटी है भाई, यहाँ पे गिरेगा और थोड़ा सा बाय करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पे रिटर्न देने लगेगा ना, मैं यहाँ पे डेफिनेटली सेल करूंगा। टॉप लेवल में जैसे आया, एक मंथ में 20-30% का रिटर्न दिया, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी धीरे धीरे सेल करता जाऊंगा और जैसे जैसे गिरता जाएगा मैं वैसे वैसे बाय करता जाऊंगा। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में मैं प्रॉफिट जनरेट करता हूँ और टिका रहता हूँ। स्टॉक मार्केट में क्या है ना, आपको पेशेंस रखना है और डेली टू डेली बेसिक नॉलेज डेवलपमेंट करना है, ठीक है, और शांत रहना है, तब जाके स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो सही लगे तो आप थोड़ा सा लाइक करके बताइएगा, और अगर गलत भी लगे तो भी आप कमेंट्स करके जरूर बताइए ताकि मैं और बेहतर करूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।